Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to reply you all those questions जो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछे थे. So previously मैंने JNU के रिलेटेड 2-3 वीडियोस डाले थे. So उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे कि JNU में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और 10th 12th में परसेंटेज कितना रहना चाहिए, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है आफ्टर CUET एग्जाम. तो आज मैं उस सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ. तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ. तो मैं पहला क्वेश्चन उठा रही हूँ. तो उन्होंने पूछा है कि BCA में मेरे अभी ओवरऑल 66% है 2 साल में, तो 1 साल और बचा है, मैं कोशिश करता हूँ 7%. ओके ठीक है. इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके ही क्वेश्चन है कि कितना परसेंट चाहिए MCA JNU में करने के लिए. तो JNU में MCA करने के लिए आपको इधर आपको बैचलर BSc मतलब आपका BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ या फिर BCA होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो ही हो. अगर ये नहीं है तो आप BSc कोई भी ऑनर्स के साथ कर सकते हो या फिर आपने BA कर रखा है या फिर BCom कर रखा है. आपका उसमें एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए और आपका 55% रहना चाहिए या फिर आपका 10th और 12th लेवल पे मैथमेटिक्स रहना चाहिए. अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स है तो सही है, अगर नहीं है तो आपका 10th प्लस 12th लेवल पे मैथमेटिक्स होना चाहिए और दोनों में 55% आपको लाना पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स पहले मांगते हैं क्या? नहीं, जब आपका CUET का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग होता है. काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर आपका प्रोसेस रहता है जो कि ऑनलाइन होता है. हमारे टाइम में तो ऑनलाइन ही हुआ था. फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके देना पड़ता है. तो पहले तो नहीं मांगते, पर हाँ प्रोसेस एंड तक तो मांग ही लेंगे, ऐसा ही है. और नेक्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो बनाओ प्लीज. तो एडमिशन प्रोसेस ये है कि पहले आप CUET का एग्जाम दोगे. एग्जाम का रिजल्ट जब आता है इसमें कोई रैंक नहीं निकलती है. ठीक है, आपका मार्क्स निकलते हैं, कट ऑफ निकलता है. क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से साल कितने कट ऑफ जाएंगे. पर आप ये मान के चलो कि अगर आपका 200 के ऊपर स्कोर है, फिर भी मतलब जनरल तक तो आप मान के चलो कि 230 के एबव आप मान के चलो. अगर OBC हो तो 200 के ऊपर मान के चलो. अगर इतना है तो आप सेफ साइड में हो. आपको DU JNU DHU ये सबसे मतलब मिल सकता है क्योंकि पहला प्रेफरेंस हमारा DU रहता है, उसके बाद हमारा JNU आते हैं, फिर बाकी बच्चे अपने हिसाब से बढ़ते रहते हैं. ठीक है. तो हाँ, एडमिशन प्रोसेस में ये बता रही थी कि जब रिजल्ट निकल जाता है तो फिर हर कोई यूनिवर्सिटी का अपना अपना फॉर्म निकलता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है. जैसे कि DU है, DU अपना फॉर्म निकालेगा, फिर JNU अपना फॉर्म निकालेगा. सबका अलग अलग रहता है. आप हर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके आप अपना अप्लाई करोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा हो गया है और मैं जाके एग्जाम खत्म हो गया है, मैं जाके DU में अप्लाई किया है और JNU में भी अप्लाई कर रखा है और दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया है. वो देखेंगे कट ऑफ के हिसाब से हमारे इतने सीट्स हैं, ये बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है. अगर एलिजिबल है तो वो अपने साइड से आपको कॉल करेंगे, मेल करेंगे, कुछ भी करेंगे कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, या फिर वो जो पोर्टल है ना उस पर आपका आ जाता है कि आप सिलेक्टेड हो. तो उसके बाद आप सीट को फिर रिजर्व करोगे. रिजर्व करने के लिए भी आप कुछ पेमेंट करना पड़ता है ना. अगर आपका DU में हो गया है तो आप वहाँ पे सीट ले लोगे, फिर JNU का सीट आप छोड़ दोगे. तो ये जो सीट आपने छोड़ दिया है ना JNU में, वो फिर अगले राउंड में कवर अप हो जाएगा. समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही होता है सिलेक्शन प्रोसेस. उसके बाद फिर आगे का जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, वो फिर आगे चलता है. ठीक है. BCA CGPA एंड परसेंटेज मैटर करता है क्या एडमिशन के लिए? हाँ, अगर आपका BCA CGPA या फिर परसेंटेज BCA में 55 के ऊपर है तो आप एलिजिबल हो. यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे तो. Can I pursue MCA after BSc Honors Physics with Mathematics? Yes. मैम आपका प्लेसमेंट हुआ है क्या? हाँ हुआ है. CUET के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं JNU में MCA के लिए? हाँ, अगर आपको JNU में MCA करना है तो आपको CUET का एग्जाम देना मैंडेटरी है क्योंकि उसके स्कोर के बिना आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते. ग्रेजुएशन 54.5 है, JNU में एलिजिबल हूँ क्या? नहीं, आपको ग्रेजुएशन में 55% लाना पड़ेगा, मतलब रहना चाहिए आपका. और 12th में भी आपका 10th एंड 12th में भी वही 55% आपका रहना चाहिए. कैन आई परस्यू MCA आफ्टर BSc ऑनर्स फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स? हाँ, आप कर सकते हो. मैम अच्छा, इन्होंने लोन के बारे में पूछा है, DRCC लोन के बारे में. देखो, मेरे को नहीं लगता है कि अगर आप JNU में MCA करना चाहते हो तो आपको लोन की जरूरत पड़ेगी. पर फिर भी अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में MCA करना चाह रहे हो तो आपको तो लैपटॉप लेना पड़ेगा. अगर आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लैपटॉप के लिए ही सिर्फ डिपेंड हो सकते हो कि हाँ उसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ सकती है अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन इतना सही नहीं है. पर बाकी अगर आप, मैंने वो भी निकाल के रखा था, फीस स्ट्रक्चर की मैंने निकाल के रखा था वैसे.
फीस स्ट्रक्चर जब आप एमसी के लिए भरते हो ना तो आपको 240 देना पड़ता है, 240 या फिर 218 समथिंग आपका 6 मंथ्स के लिए रहता है। उसके अंदर आपका सारे फीस मतलब कि इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फी 5 रुपये हो गए, लाइब्रेरी फी 16 रुपये हो गए, मेडिकल फी 9 रुपये होते हैं। मतलब कि आप मान के चलो कि ये सारे फीस तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि 200 समथिंग मतलब आप दे ही सकते हो। बाकी जो फूडिंग बिल होता है ना वो आता है 2500 से 3500 तक मान के चलो। तो उसके लिए भी अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर आपका पेरेंट्स का इनकम मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपको मिलता है स्कॉलरशिप, जो एमसीएम स्कॉलरशिप होता है। तो वो भी आप मतलब कि आपको मिलेगा, वो पर मंथ 2000 मिलता है। तो उसके बेसिस पे भी आप मतलब कि मैनेज कर सकते हो। अगर तो मेरे को नहीं लगता कि आपको लोन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको जरूरत पड़ रही है कि हाँ आप लैपटॉप लेना चाहते हो कुछ भी, तो उसके लिए जेएनयू के ब्रांच में आपको जेएनयू के कैंपस में आपको एसबीआई का ब्रांच मिल जाएगा। वहाँ पे स्टूडेंट के लिए लोन, स्टडी लोन करके समथिंग कुछ होता है, क्योंकि मैंने इतना तो मेरे को डिटेल्स नहीं पता कि कैसे कहाँ पे कैसे लोन लेते हैं, क्योंकि पर जब मैं गई थी ना वहाँ पे मतलब कि अकाउंट खुलवाने के लिए क्या है जो स्कॉलरशिप के लिए, तो मैंने देखा था वहाँ पे लोन प्रोसेस भी होता है। और जो कैंपस के अंदर है ऑफ कोर्स वो लोन प्रोसेस दे रहे तो स्टूडेंट को ही देंगे ना, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इधर उधर बाहर से लेने से अच्छा है कैंपस से आप ले सकते हो। और आप जब आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा ना तो उसके थ्रू भी आपको मतलब अगर आप जेएनयू के ब्रांच से ले रहे हो तो आपको 0 इंटरेस्ट के साथ भी आपको स्टडी लोन मिल सकता है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा, अगर आपको लोन लेना है अगर कुछ भी, तो आप ये कर सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर लिया है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था कि मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट था। स्कॉलरशिप भी लगती है क्या एमसीए में? हाँ बिल्कुल लगती है। मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में मतलब बता देती हूँ। वहाँ पे 3 स्कॉलरशिप मिलते हैं, मतलब सबको नहीं मिलते, इधर मतलब कि कोई एक आप लोगे तो ठीक है। तो एक स्कॉलरशिप होता है एमसीएम स्कॉलरशिप। उसमें क्या होता है कि अगर आपका पेरेंट्स का एनुअल इनकम 8 लाख या फिर 5 लाख से कम होता है, ये आप भरते टाइम फिर से देख लेना, चेक कर लेना, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। अगर उससे कम होता है तो आप इनकम सर्टिफिकेट दिखा के वो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और वो पर मंथ 2000 मिलती है। काफी सारे बच्चे उसके लिए एलिजिबल, मतलब मेरे टाइम पे तो थे, काफी सारे बच्चे तो ले गए थे, पर मंथ 2000, ठीक है। और दूसरा एक स्कॉलरशिप था सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। उसमें क्या होता है कि आपको पर ईयर 36,000 मिलता है, जो कि मैंने मिस कर दिया था। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, तो आपको वो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। पर आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहाँ पे ना ऑफिस में एमसीए जब आप करोगे ना, तो हमारा स्कूल होता है स्कूल एंड सिस्टम साइंस, तो उसमें ना ऑफिस में आपको वो सब बताते हैं, पर वो इतने मतलब कि वो इतने सारे नोटिस लगा रखते हैं ना बोर्ड में, तो आप खुद भी ध्यान नहीं देते हो कि कब मतलब कि आके डेट भी निकल गया। तो अच्छा होगा कि जब एडमिशन ले लो तो 1 महीने 1.5 महीने बाद आप जाके खुद से ही पूछ लो ऑफिस में कि कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, और उसका डेट क्या रहता है, मतलब कब आएगा कब निकल जाएगा, क्योंकि वो किसको पता नहीं रहता है उसके बारे में। तो फिर डेट निकल जाने के बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो वो एक है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड से 36,000 मिलता है पर ईयर। और एक होता है SC ST के लिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेरे को नहीं पता है। वो एक बार मतलब आप जब अप्लाई करोगे एक बार पूछ लेना ऑफिस से। वहाँ पे क्या होता है कि 76,000 या फिर 72,000 पर ईयर मिलता है। जिस मतलब इसके लिए मेरे 2 फ्रेंड मतलब कि हमारे टाइम में हमारे बैच में 2 फ्रेंड ने अप्लाई किया था, पर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हो पा रहा था, या फिर ऐसा कुछ था कि उनका डेट निकल गया था, समथिंग ऐसा कुछ था, तो उनको तो नहीं मिला था। पर हाँ ऐसा भी कुछ है, मतलब आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मान के चलोगे जैसे कि आप एमसीएम के लिए भी एलिजिबल हो और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप ऐसा नहीं कि दोनों ले रहे हो, आप कोई एक ही ले सकते हो। अगर आपको एमसीएम मिल रहा है पर मंथ 2000, आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आप नहीं मिलेगा, या फिर आपको पर ईयर 36,000 मिलेगा, आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही है। बाकी मैंने लोन का कवर अप कर लिया, स्कॉलरशिप का एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जब रिजल्ट निकल जाएगा तब जेएनयू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है, उसके थ्रू ही प्रोसेस आगे बढ़ता है। आप उसमें जाके अप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट राउंड के लिए निकला, आप उस पर जाके अप्लाई कर दिए, फिर थोड़े टाइम बाद आपको जब रिजल्ट आएगा ना उसका, तो उसमें पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो, वो साइड में लिखा जाता है। अगर आप हो तो फिर आपका आगे का प्रोसेस होगा, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि नेमसेट में जैसे कि काउंसलिंग एक होती है, यहाँ पे सेपरेट काउंसलिंग होती है। सब कॉलेज सब यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म निकालते हैं, आप जाके उन पे भरोगे, आपका काउंसलिंग उसके थ्रू ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन BCA में मुझे 83% आए हैं, तो क्या मुझे एडमिशन नेक्स्ट ईयर जेएनयू में मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा ग्रेजुएशन में V.Vocabulary सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से किया है, तो क्या मैं जेएनयू MCA के लिए एलिजिबल हूँ? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, देखो अगर आपका BSc कंप्यूटर साइंस है और BCA है तो आप एलिजिबल हो ही। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अगर आपका मैथमेटिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट होगा तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो आप अपने 12th का देख लो, 12th में अगर मैथमेटिक्स है तो 55% आपका है, उससे एबव है तो आप एलिजिबल हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम जेएनयू में फ्रेंडशिप कर सकते हैं क्या? बोलते हैं दोनों टाइप के बॉयज से मार पार्टी है, क्या मतलब? मैं समझी नहीं इनका क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
काफी सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर कर भी रखा है, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ। जो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि अभी एग्जाम हो चुका है तो आगे एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, वो सारे क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ। प्लेसमेंट के लिए कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखती है क्या? हाँ, देखती है। कुछ कंपनियां देखते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन में, मतलब करियर आपका 60% होना चाहिए, पर कुछ कंपनियां नहीं भी देखते हैं। तो एंड तक तो मतलब जब 50% निकल जाता है ना, वो क्राइटेरिया हम क्यों देखते हैं कंपनियां? क्योंकि उनको एलिमिनेशन करना होता है स्टूडेंट को। जब एलिमिनेशन राउंड हट जाता है फिर तो वो मतलब कि कुछ काम का नहीं होता है। तो जब आपका 50% लोग प्लेसमेंट में निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद जो कंपनियां थी वो मोस्टली नहीं देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहता है एससी कैंडिडेट के लिए? एससी एसटी में से तो कट ऑफ मैं नहीं बता सकती। कट ऑफ के लिए वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल के क्वेश्चन आया था कौन से ईयर। पर अगर हाँ ओबीसी है तो आप 200 के ऊपर मान के चलो। मैं इतना मतलब जनरली इन जनरल बता रही हूँ, बाकी एससी एसटी का कम भी चल जाता है। हाउ मच स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर जेएनयू? जो मैंने बताया 200 के ऊपर हो और जनरल हो ओबीसी हो तो मतलब मान के चलो, वैसे जनरल के लिए और थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। I have math in 12th but not in BA. Can I join MCA from there? हाँ ठीक है, मतलब अगर आपका मैथ है 12th में है और BA में नहीं है तो जो मैंने देखा था ना इनके साइट में CUET में, तो वहाँ पे तो इधर उधर करके था कि अगर आपका बैचलर में मैथ है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपका 12th में मैथ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप एलिजिबल हो। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जैसे कि उनको यूजी के बारे में जानना है, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और लैंग्वेज के बारे में उन्होंने पूछ रखा है। तो मैं सिर्फ एमसीए के बारे में ही बता सकती हूँ क्योंकि जेल में बहुत सारे काफ़ी सारे लैंग्वेज रहते हैं, जैसे कि फ्रेंच रहता है, कोरियन रहता है, पता नहीं बहुत सारे रहते हैं, मेरे को इतना आइडिया है नहीं उसके बारे में, तो मैं ये सब क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाऊँगी। बाकी अगर मेरे को कहीं से मतलब कि मैं पूछ सकती हूँ, अगर मैं पूछूंगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी इसमें। आपका प्लेसमेंट हुआ? हाँ हुआ। बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ है, ठीक है, मैं उसके आगे ध्यान रखूँगी। आप उड़ीसा से हो? हाँ। इन्फॉर्मेशन एमसीए क्या है? एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो बच्चे सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं वो लोग ये कोर्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई टेक एडमिशन इन जेएनयू विदाउट एंट्रेंस? नहीं, आपको सीयूईटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। कैन समवन प्लीज टेल मी वेदर जेएनयू टेक्स एडमिशन फॉर एमसीए थ्रू सीयूईटी पीजी और कंडक्ट्स देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम? हाँ, तो अभी के डेट में सीयूईटी के अंडर जेएनयू आ चुका है, तो अभी आपको अगर एमसीए करना है जेएनयू में तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि जेएनयू का खुद का एंट्रेंस होता था, जेएनयू बीएचयू जामिया ये सब अपने अपने खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे और उसके थ्रू एडमिशन लेते थे, पर अभी आपको सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिल सकता है। और क्या जेएनयू में इंटर्नशिप मिलता है? हाँ, काफी सारे कंपनियां आते हैं, इंटर्नशिप ही तो देके जाते हैं। अभी मतलब कि रिसेशन के पीरियड में काफी ऐसे हुए कि इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम नहीं देके गए हैं, सिर्फ इंटर्नशिप ही देके गए हैं। फिर कुछ लोगों का उसके बाद उनका फुल टाइम हो गया, कुछ का नहीं भी हुआ है, ऐसा है। जेएनयू बीसीए प्रोवाइड करता है? मेरे नहीं, जेएनयू में बीसीए तो नहीं होता है, शायद नहीं होता है, उनका बीटेक होता है। बस ये हो गया। बाकी और एक वीडियो में भी काफी सारे था, बस उसमें से मैं एक दो क्वेश्चन उठा लेती हूँ, काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है वैसे। कैन यू प्लीज टेल मी इज देयर एनी वॉशिंग मशीन फैसिलिटी इन जेएनयू? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, कोई वॉशिंग मशीन तो नहीं मिलता है। हाँ, आपको फ्रीज वगैरह मिल जाएंगे, वो भी वॉशिंग मशीन नहीं मिलता है। हमारा वही कुछ ऐसा है, हॉस्टल रूम पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। ये हॉस्टल कोड है क्या? दी आप यूपीएससी करने वाले हो क्या? नहीं। आप एमए के स्टूडेंट हो? रजिस्टर नहीं, मैं एमसीक्यू। बाकी हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन तो है नहीं। एमए हिस्ट्री कोर्स के लिए जेएनयू कंडक्ट करवाता है कि नहीं करवाता है ये सब मेरे को नहीं पता है, पर हाँ करवाता ही होगा, इतने सारे कोर्सेज हैं तो ऑफकोर्स करवाता ही होगा। आप एक बार जाके जेएनयू के साइट में विजिट करके चेक कर सकते हो। Please tell me the which students are provided single bedroom hostel in JNU? सिंगल बेडरूम हॉस्टल मतलब आपको एमसीए में तो नहीं मिलेगा। आप पीएचडी में जब निकल जाओगे ना, तब लास्ट ईयर में आपको सिंगल बेडरूम के हिसाब से हॉस्टल मिलते हैं, वो भी पीएचडी 5 साल की होती है, लास्ट ईयर में आपको मिलेगा। एमसीए में नहीं होता है, सारे डबल शेयरिंग ही होते हैं। और हाँ, एडमिशन के बाद आप जो हॉस्टल के बारे में पूछ रहे हो ना कि कितने टाइम बाद हॉस्टल मिलेंगे, तो आप ये मान के चलो कि 1.5 महीने या फिर 2 महीने या फिर जल्दी भी मिल सकता है, उसके बाद ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है। पहले क्या होता है कि एक डॉर्म होता है जिसको हम डॉर्मेटरी बोलते हैं, वो हर एक हॉस्टल में रहता है। तो एक डॉर्मेटरी रहता है, वो एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें काफी सारे छोटे छोटे
मतलब कि अपने हिसाब से, मतलब बेड बहुत, जैसे कि एक बड़ा सा हॉल है उसमें 20-25 बेड लगे होंगे, मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन लगते हैं, उसके हिसाब से आपको चेयर टेबल भी मिल जाते हैं। आप वहाँ पे रहते हो स्टार्टिंग में, और आपको प्रॉपर लॉकर भी मिलता है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सेफ्टी का कुछ, आप अपना पर्सनल सामान रखने के लिए ऐसा कुछ दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो आप वहाँ से अपना पर्सनल सामान रख सकते हो। बाकी आपको मतलब ये एक तरह से अच्छा भी है कि आप देखोगे सबके साथ मिलोगे कि मतलब दूसरे स्टेट से लोग आते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या भी रहते हैं। तो ऐसे मतलब आप 1.5 महीने तक डॉर्मेटरी में रहते हो, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे करके आपको हॉस्टल अलॉट होना स्टार्ट होता है। और कौन सा हॉस्टल बेस्ट है, ऐसा कोई बेस्ट हॉस्टल तो नहीं, सब अच्छे होते हैं वैसे, पर हाँ गर्ल्स के लिए अगर आप पूछोगे तो मैं तो बताऊंगी कोयना और सिप्रा, ये दोनों अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये मतलब काफी बाद बना था, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे हॉस्टल बहुत पुराने हो गए हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा इश्यूज रहते हैं। बाकी ये तो थोड़े नए हॉस्टल नए क्या, मतलब 2019 में हुआ था, 19 से पहले हुआ, 13-14 में हुआ था सर, तो काफी, पर वो थोड़े कंडीशन सही है, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा कबोर्ड आपको मिल जाएगा, सब सेपरेट होता है और बालकनी के साथ, मतलब वो थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी सारे हॉस्टल में बढ़िया रहते हैं, ऐसा कोई हॉस्टल के बारे में तो इश्यूज वैसे नहीं रहते हैं। हाँ थोड़ा लड़कों के जो हॉस्टल रहते हैं जो उनमें थोड़ा काफी पुराने हो गए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, इशू रहते हैं। बाकी सारे हॉस्टल तो सही रहते हैं। और हाँ 1.5 महीने 2 महीने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट होगा। सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर चुकी हूँ। अगर उसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपका रिप्लाई दे दूं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे वीडियोस काफी लेट में भी देखते हैं, फिर कमेंट्स डालते रहते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे छूट गए थे। मैंने जब देखा एकदम से कि इतने सारे कमेंट्स छूट रखा है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, सही रहेगा। So that's it for today. So if you like this video, then give it a thumbs up, subscribe my channel and hit the bell icon for more such kind of video. Bye bye.